Hello everyone, today we are going to continue our remaining chapter, that is chapter number 1 of history, the French Revolution. तो आज हम पढ़ेंगे Did women have a revolution? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. Beginning से ही जो women थी वो active participants थी, क्योंकि वो जितने भी events हुए हैं उसकी वजह से जो भी important changes हुए हैं French society में उनकी वजह से ही हुए. They hoped that their involvement would pursue the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. वो ये hope कर रही थी कि जो भी उनका involvement है उस revolutionary government में वो इंट्रोड्यूस हुए, ज़्यादा मेजर्स हुए जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हुए, इम्प्रूव हुए. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड ईस्ट स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. बहुत सारी जो थर्ड ईस्ट स्टेट की जो वुमेन थी वो वर्क करती थी अपने लिविंग के लिए. दे वर्कड एज अ सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट और वर एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेज ऑफ द प्रॉस्परस पीपल. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू द एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. बहुत सारी वुमेन्स को तो एजुकेशन भी नहीं प्रोवाइड हुई थी और जॉब की ट्रेनिंग भी नहीं थी. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दी एंड मेंबर्स ऑफ द थर्ड ईस्ट स्टेट कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज मैरिज फॉर दैम. बस सिर्फ जो डॉटर्स थी नोबल और वेल्दी मेंबर की, वही जो थर्ड स्टेट की थी वही कॉन्वेंट में पढ़ी थी और वही उनकी फैमिली क्या करती थी, मैरिज कर देती थी. वर्किंग वुमेन हैड also to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after their children. Their wages were lower than those of men. उनके wages जो होते थे वो कम होते थे. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. अब उन्होंने डिस्कस किया और अपनी वॉइस को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन्स ने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब बनाया, न्यूज़पेपर और भी न्यूज़पेपर्स भी उन्होंने बांटने स्टार्ट करे. About 60 women clubs came up in different French cities. अब 60 women जो थी क्लब्स के अंदर वो different French cities से आई थी. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. जो सोसाइटी थी रिवॉल्यूशनरी की और रिपब्लिकन वुमेन की उसमें से वो फेमस थी. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. अब इसमें मेन डिमांड क्या थी कि वुमेन्स जो है वो सेम पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करे जो कि मैन के पास. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen. Women बहुत disappointed थी कि जो Constitution बना था 1791 में उसकी वजह से उनको passive citizen से reduce कर दिया गया था. Reduce them to passive citizen, उनको passive citizen में डाल दिया गया था. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. वो डिमांड करी थी कि उनको राइट मिले वोट देने का, इलेक्ट करने का असेंबली को और पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने का. Only then they felt would their interest be represented in the new government. उसके बाद ही वो ऐसा सोचेंगी कि उनका भी इंटरेस्ट है न्यू गवर्नमेंट में बनाने में, उनका भी कुछ अधिकार है. In the early years, the revolutionary government did introduce law that helped improve the lives of women. अब अर्ली ईयर्स में जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉज को इंट्रोड्यूस किया और हेल्प करा वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द ऑल गर्ल्स. देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. मतलब क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्रिएट किया कि स्टेट स्कूल जो है वो सारी गर्ल्स के लिए कंपलसरी हो गया. जो उनके फादर्स हैं वो मैरिज के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकते और जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, रजिस्टर्ड होगी सिविल लॉ के अंडर. डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ वुमन एंड मैन. और जो डाइवोर्स है वो भी लीगल होगा जो कि बोथ मैन और वुमन अप्लाई करेंगी. वुमन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस. वुमन जो है वो ट्रेन नहीं की जाएगी जॉब्स के लिए, वो खुद का कुछ कर सकती हैं, स्मॉल बिजनेस चला सकती है. वुमन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड. अब जो वुमन ने स्ट्रगल किया था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो आगे भी चलता रहा. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज. अब जो रीजन था टेरर का वो न्यू गवर्नमेंट जो लॉ इशू करे, ऑर्डर वो मतलब उसकी वजह से क्या हुआ, जो वुमेन्स का जो क्लब था वो बंद हो गया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी बैन कर दी गई. मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड द नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड. बहुत सारे प्रोमिनेंट वुमेन्स को अरेस्ट कर दिया गया और बाकी बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया. वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world.
वुमेन की जो मूवमेंट थी वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए वो आगे तक चलती रही। नेक्स्ट 200 ईयर्स तक वो डिफरेंट कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में वो चलती रही। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। जो फाइट थी वोट की वो आगे तक चलती गई। इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट भी बना है लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में भी। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर वर kept alive as inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. अब क्या हुआ, जो एग्जाम्पल था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का फ्रेंच वुमन के लिए ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स वो इंस्पायरिंग मेमोरीज के रूप में जीता जागता रहा। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और 1946 में फाइनली वुमेन्स को फ्रांस में राइट टू वोट मिल गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। कैसे स्लेवरी मतलब गुलामी का कैसे अबॉलिशन हुआ, कैसे खात्मा हुआ, अबॉलिशन कैसे हुआ। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वाज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। अब जो मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो था जैकोबिन रिजाइम का वो ये था कि जो स्लेवरी है उसको अबॉलिश किया जाए फ्रेंच कॉलोनी में से। द कॉलोनी इन द कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, गॉर्डिलोप एंड सैन डोमिंगो वर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज such as tobacco, indigo, sugar or coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. अब क्या हुआ कि जो यूरोपियंस जो थे वो बाहर जाते थे वर्क के लिए और जो कि लैंड के लिए अनफैमिलियर हो जाता, जिसकी वजह से जो शॉर्टेज थी लेबर की वो हो जाती थी और प्लांटेशन नहीं हो पाता था। सो दिस वॉज मेड बाय द ट्रायंगुलर स्लेव थ्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकन्स। द स्लेव थ्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। जो स्लेव थ्रेड था वो 17th सेंचुरी से बिगन हुआ था। French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast where they brought slaves from local chieftains. अब जो फ्रेंच मर्चेंट जो थे वो अपने सेल करते थे पोर्ट्स पे, बॉर्डेक्स और नैंडेस पे, अफ्रीकन कोस्ट पे, और वहाँ से वो लोकल चीफ्टन्स को लेते थे। ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव वॉज पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3-month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, जहाँ पर उनको प्लांटेशन ओनर को सेल किया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्लोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डेस एंड नैंटेस owned their economic prosperity to the flourishing slave trade. Throughout the 18th century, there were little criticism of slavery in France. The National Assembly had long debates about whether the right of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies, but it did not pass any law, fearing opposition for businessmen whose income depended on the slave trade. अब जो लॉस था वो पास नहीं किया गया, फियर की वजह से जो बिजनेसमैन है उनकी इनकम जो है वो डिपेंडेंट है स्लेव ट्रेड के ऊपर। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इज 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. This however turned out to be a short-term measure. 10 years later Napoleon reintroduced slavery. अब क्या हुआ, 10 साल बाद वापस से नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस कर दी स्लेवरी को। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. और फाइनली स्लेवरी को अबॉलिश किया गया फ्रेंच कॉलोनीज में से इन 1848 में। निग्रोस मतलब क्या होता है, term used for the indigenous people of Africa south of Sahara. It is a derogatory term not in common use any longer. और emancipation होता है the act of freeing. Revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? क्या politics ने जो people कपड़े पहनते थे वो सब चेंज किया, जो लैंग्वेज वो बोलते थे और जो बुक्स वो पढ़ते थे, क्या उन सब चीज़ों को चेंज कर पाए? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of man, woman and children. जो years थे 1789 से फ्रांस के अंदर बहुत सारे चेंजेस वहाँ से हुए in lives of man, woman और children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको उनके पास लॉज दे दिए और
इससे क्या हुआ कि जो लिबर्टी उनको मिली, फ्रीडम मिली और इक्वलिटी मिली एवरीडे प्रैक्टिस के लिए. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. जो एक इम्पॉर्टेंट जो लॉ था जो कि जो बास्टिल की जो बिल्डिंग थी उसके स्टॉर्मिंग के बाद हुआ था 1789 में, वो ये था कि अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप का अबॉलिशन होना चाहिए. इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटर्न मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटी, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. अब क्या होता था ओल्ड रिजाइम में, क्या होता था, जितना भी रिटर्न मटेरियल, कल्चर एक्टिविटीज़ जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस और ये जो भी चीज़ें थी वो पब्लिश और परफॉर्म तभी होती थी जब किंग जो है वो अप्रूव करता था. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट. अब क्या हुआ, डिक्लेरेशन हो गया कि जो राइट है मैन की और जो सिटीजन है उनकी जो राइट है, उनकी जो फ्रीडम है स्पीच की और एक्सप्रेशन की, वो उनको मिल गई. न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड. अब न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स जो है वो पूरे टाउन में फैल गए कंट्री साइड में रैपिडली. दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट एंड चेंजेस टेकन प्लेस इन फ्रांस. अब उसमें सारे कुछ डिस्क्राइब किया गया था, डिस्कस किया गया था कि इवेंट्स और चेंजेस जो भी फ्रांस के अंदर हुए थे कि लोग जागरूक हों और लोगों को पता चले. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये भी है कि जो व्यूज थे उसको अपोज, ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग द व्यूज, जो भी इवेंट्स हुए थे उसको एक्सप्रेस किया गया कि ये सब इवेंट्स वापस से ना हो. ईच साइड sought to convince the other of its position through the medium of print. Plays, songs and festive procession attract large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. अब लास्ट में हम पढ़ेंगे कंक्लूजन. इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस. अब कंक्लूजन ये है कि जो 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को ही एम्परर घोषित कर दिया था फ्रांस का. ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. अब क्या करता था वो, उसने क्या करा था, जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी उसको कॉन्कर, उस पर कब्जा कर लिया था और डायनेस्टी बना ली थी, वहाँ पर किंगडम क्रिएट कर लिए थे और वहाँ पर अपनी ही फैमिली मेंबर्स को प्लेस कर दिया था. नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. नेपोलियन को ये लगता था कि वो यूरोप का मॉडर्नाइजर बन गया है. ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम. उसने ये इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी उसने करी है. डेसिमल सिस्टम भी उसने डेसिमल सिस्टम भी उसने ही दिया था. इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल. अब इनिशियली लोगों को लगता कि नेपोलियन जो है वो लिबरेटर का काम कर रहा है और उनकी फ्रीडम के लिए वर्क कर रहा है. बट सून द नेपोलियन आर्मीज कैम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज अ इन्वेडिंग फोर्स. बट बाद में नेपोलियन की जो आर्मीज थी उसको देखा गया कि वो एक इन्वेडिंग फोर्स का काम कर रही थी. ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. अब बाद में वो फाइनली वाटरलू में 1815 को वो डिफीट हो गए. मैनी ऑफ इट्स मेजर्स दैट कैरिड द revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. नेपोलियन के जाने के बाद में भी जो उसके रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे लिबर्टी को लेकर, मॉडर्न लॉज थे, उसको आज भी लोग जारी है और आज भी लोग याद करते हैं. द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के और डेमोक्रेटिक राइट्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगेसी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की. दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century वेयर द फ्यूडल सिस्टम वर एबॉलिश्ड. अब ये जो था वो स्प्रेड हो गया फ्रांस में और रेस्ट ऑफ यूरोप में 19th सेंचुरी में, जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम जो है वो एबॉलिश कर दिया गया था. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nationalist state. Tipu Sultan, Raja Ram Mohan Roy are two example individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो थे वो टू एग्जाम्पल है इंडिविजुअल के जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया लिया था और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था. तो इससे हमको ये पता चला कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और कैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी आई. तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू.